प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर टेंथ क्लास साइंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चैप्टर का नाम ही है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो लाइट क्या होती है, यानी लाइट का मतलब क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश होता है क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट है कि प्रकाश ऊर्जा की वह अवस्था है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट हमें समझ में आ गया कि लाइट होता क्या है, कि लाइट क्या होती है, प्रकाश की वह अवस्था होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाश की कुछ विशेषताएं भी होंगी कि भाई प्रकाश के पहली विशेषता क्या होती है प्रकाश की, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कहाँ, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, सीधा। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई, ठीक है, तो ये अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाएगा, शैडो। ठीक है, इसकी छाया बनाता है, शैडो। तो हमने क्या कहा है कि प्रकाश की कुछ विशेषताओं में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश के अगर कोई वस्तु उसके बीच में आ जाती है, अपारदर्शी वस्तु है, तो वो क्या करता है, उसकी छाया बनाता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रकाश की किरण की एक परिभाषा दी हुई है। प्रकाश की किरण की क्या परिभाषा दी हुई है, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। कि कोई भी प्रकाश का स्रोत है, उसमें कोई अपारदर्शी वस्तु अगर उसके बीच में आती है तो उसकी क्या बनाता है, छाया बनाता है। प्रकाश हमेशा क्या करता है, एक सरल रेखीय पाथ की ओर इंगित करता है, यानी गमन करता है। ठीक है, सीधी रेखा की तरफ गमन करता है। प्रकाश किरण समझ में आ गया। इसके बाद है एक क्वेश्चन, एक और दी हुई है चीज़ कि यदि प्रकाश के पथ में किसी रखी अपारदर्शी वस्तु, ये क्या कहना चाहता है कि अगर प्रकाश है, प्रकाश गमन कर रहा है सीधी रेखा में, अगर उसके बीच में बहुत ही छोटी, अत्यंत छोटी वस्तु अगर आ जाती है, अत्यंत छोटी वस्तु आ जाती है, तो प्रकाश क्या करता है, उसके चारों तरफ घूम जाता है, घूम। इसको डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन। ठीक है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, यही कारण अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। इसके किनारों पर मुड़ गया, मुड़ गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, विवर्तन। प्रकाश का कौन सा, क्या कहते हैं, कौन प्रकाश का ये जो गुण है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में इसको डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होंगे। तो पहला ही क्या कहता है कि जब भी हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में, परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने ये सरफेस लिया, ठीक है, ये हमने पॉलिश्ड कर दिया। तो जब भी प्रकाश किसी पॉलिश्ड वस्तु से टकराएगा तो वो अपने पाथ से, ठीक है, अपने पाथ से टकरा के जिस पाथ से आ रहा है मुड़ेगा, या तो उसी डायरेक्शन में सीधा जाएगा या फिर किसी दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, मुड़ जाएगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि वह लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश्ड सरफेस, कि जब लाइट जो है बाउंस बैक यानी वापस आती है, जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए परत से टकराकर वापस मुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यही तो हुआ है इस केस में। हमने क्या किया, एक मिरर लिया, उसको पॉलिश कर रखा है एक साइड से, जब ये लाइट यहाँ से ऐसे आई तो टकरा के वापस मुड़ गई। ठीक है, ठीक। अब कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हमने क्या लिया, ये एक पॉलिश सरफेस लिया। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई भी इंसिडेंट रे जो आ रही है उसको हम लोग आपतित किरण या इंसिडेंट रे बोलते हैं। इससे टकरा के जो वापस जा रही है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तन, क्योंकि ये परावर्तित होकर वापस जा रही है, या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसके बीच में हम एक ड्रॉ करते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल और अभिलंब, नॉर्मल और अभिलंब बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इंसिडेंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और जब ये परावर्तित होने के बाद वापस आएगी, यानी रिफ्लेक्टेड होने के बाद वापस आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनाएगी उसको एंगल आर।
ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला पॉइंट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। सेकेंड ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे वो मिल रहे हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक तल में होते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे हम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम तल में लाई कर रहे हैं। ठीक है। आगे कहता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। सबके लिए एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि ये प्लेन मिरर में भी काम करेगा। ठीक है, प्लेन मिरर में भी काम करेगा और सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस जो होगा उसमें भी काम करेगा और प्लेन सरफेस पे भी काम करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर कब कैसे काम करता है, स्फेरिकल कैसे करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं मिरर, दर्पण। अब ये दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, जिसका एक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड हो, यानी एक सरफेस जो किसी भी साइड से पॉलिश्ड होना चाहिए। ठीक है। अब दर्पण में हमारे पास दो तरह के दर्पण है, एक प्लेन मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, पहले हम प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण जिसका एक सरफेस समतल यानी बिल्कुल प्लेन हो। ठीक है, एक साइड से बिल्कुल प्लेन है, उसको हमने एक साइड से पेंट कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। ठीक। अब समतल दर्पण की खासियत क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा प्रतिबिंब क्या होता है, और ये आभासी, और ये प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, एक आभासी बनेगा, एक वर्चुअल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये वर्चुअल आभासी और इरेक्ट सीधी, ये कैसे होता है, तो प्रतिबिंब होता है क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी प्रतिबिंब यानी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी कि ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट ईच अदर और सीम्स टू इंटरसेक्ट, यानी एक ऐसा बिंदु जहाँ कम से कम दो या उससे अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें और सीम्स टू इंटरसेक्ट या करती हुई प्रतीत हो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अगर करेंगी तो कैसी इमेज बनेगी, अगर प्रतीत होंगी तो कैसी इमेज बनेगी, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर अब ये कहता है वैन रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, यानी वास्तव में एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल, यानी कैसी बनेगी, वास्तविक इमेज जो है वो बनेगी। जब वास्तव में रियल में एक दूसरे को कट करती है तो वास्तविक इमेज बनेगी। जब और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी, मतलब जो वास्तव में कट करेंगी तो वो बिलो द प्लेन ही करेंगी, उल्टी बनेगी। ठीक है। अब वास्तव में कर रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने मूवीज़ हॉल में देखा होगा, थिएटर में, वो एक इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन पे, हम उसको प्राप्त करते हैं ना पर्दे पे। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी वास्तविक इमेज बन रही है। ठीक है। अब आता है कि वर्चुअल इरेक्ट कब बनेगी, वर्चुअल इमेज कब बनेगी, वहन ले, हमने क्या पढ़ा था, वर्चुअल कब बनती है, जब रेज, लाइट रेज सीम्स टू इंटरसेक्ट, यानी रियल में कट नहीं कर रही, वो क्या कर रही, सीम्स टू इंटरसेक्ट, प्रतीत हो रही है कट करती हुई। ठीक है, प्रतीत होती है कट करती हुई, किंतु वास्तव में नहीं बनती, वो हमारी कैसी होती है, आभासी इमेज होती है। आभासी हमेशा सीधी बनती है, उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे प्लेन मिरर में हम बात करते हैं, प्लेन मिरर है, हमने कहा पहला ही पॉइंट पढ़ा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। मान लीजिए यहाँ पे कुछ रखा है हमने, ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगी, इमेज तो सेम वैसे ही बनेगी। इमेज ये है, लाइट रेज यहाँ से जाएंगी, ठीक है, तो इमेज जो है एक यहाँ बनेगी, इसकी बिल्कुल, अब यहाँ से आप देखोगे, आपने प्लेन मिरर देखा भी होगा कि इमेज जो है सीधी बन रही है, सीधी बन रही है। दूसरा कैसी बन रही है, आभासी और सीधी। आभासी बन रही है मतलब ये एक्चुअल में लाइन तो कहीं कट नहीं कर रही ना, ये इस तरह से जाएंगी। ये अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे आएगी वापस, ठीक है, यहाँ से मैं इसको लेके जाऊँ, ठीक है, ये ऐसे, तो ये मिलेंगे नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी यहाँ पे, ये इस तरह से गई, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही, इसीलिए इमेज कैसी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है हमारी, आभासी।
और किस साइज की बन रही है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो, ये जितनी है ऑब्जेक्ट बिंब जितना है, ये प्रतिबिंब भी हमारा उतना ही बन रहा है। तो इमेज प्रतिबिंब का साइज या बिंब के साइज के बराबर होता है, यानी इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, कि ऑब्जेक्ट जितना मिरर के सामने रखा है, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो प्रतिबिंब भी आपका कितनी दूरी बनेगा, उस प्रतिबिंब आपकी प्लेन जो मिरर है उससे 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पे है, तो उसके प्रतिबिंब उससे कितनी दूरी पे बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि उससे प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। अब ये आदमी यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है, अब यहाँ पे है बिंब, उससे कितनी दूरी पे बन रहा है प्रतिबिंब, 2 मीटर की दूरी पे। ठीक, नेक्स्ट एक नेक्स्ट जो इसकी स्पेसिफिकेशन होगी कि इमेज जो होगी वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, यानी पार्श्व परिवर्तित होगी। पार्श्व परिवर्तित का क्या मतलब होता है, पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि आपने कभी देखा होगा, जैसे हमने शीशे के आगे मान लीजिए बी लिखा प्लेन मिरर के आगे, तो बी हमें कुछ इस तरह से उल्टा दिखाई देता है, मतलब लेफ्ट हैंड जो है वो आपका राइट दिखे। यहाँ पे अगर मुझे लेफ्ट हैंड है तो ये मेरे को राइट हैंड की तरह दिखेगा, और राइट जो है वो राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। बाकी कोई बदलाव नहीं है। हमने क्या पढ़ा है कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि इमेज जो है वो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट सीधी बन रही थी, वर्चुअल भासी और सीधी बन रही है। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने कि सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज था, यानी बिंब जितने साइज का था उतना ही वो बन रहा है। तीसरा डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ी, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे बनेगी, बिंब पर प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर रखा है उतनी दूरी पे बनेगी। ठीक है, चौथा हमने क्या कहा, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, यानी पार्श्व परिवर्तन होगा। पार्श्व परिवर्तन ये हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने एम्बुलेंस देखा होगा कि एम्बुलेंस देख लिया, एम्बुलेंस को जब हम शीशे में किसी भी वर्ड को देखते हैं, ठीक है, तो वो घूम जाता है, उल्टा दिखता है। ठीक है, जैसे इस बी को मैंने लिखा है, ये यहाँ ऐसे दिख रहा है, तो शीशे में हमें इस तरह की इमेज दिखेगी। ठीक है, ये है प्लेन मिरर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, गोलीय दर्पण कौन सा होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, यानी परावर्तित जो सतह है, पृष्ठ है, वो हमारी क्या होती है, स्फेरिकल गोल होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है, देखिए कॉनकेव मिरर ये गोले का भाग है, हमने यहाँ पर क्या रखा, गोला खींचा। ठीक है, इस गोले में से कुछ हिस्सा हमने कट कर लिया, ये हमारा क्या कहलाएगा, जो अगर ये बाहर की तरफ से हमने पॉलिश्ड कर दिया, अंदर की तरफ इसका क्या है, प्रावर्तिक पृष्ठ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। सेम ऐसे ही अगर बाहर की तरफ वाला सरफेस जो है वो प्रावर्तक पृष्ठ है, लेकिन अंदर की साइड वाला जो पृष्ठ है वो हमारा क्या है, पेंटेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों में समझ में आ रहा है। इसमें बाहर का प्रावर्तक पृष्ठ है, अंदर का है, इसमें प्रावर्तक पृष्ठ है, बाहर का है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये सेंटर जो है, किसी भी हम प्रकार रखे जब गोला खींचते हैं तो उसमें एक सेंटर बनता है सी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सी क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब आगे आएंगे। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली है जब हम पढ़ेंगे आगे, भाई इमेज फॉर्मेशन की, इमेज बनती कैसे है, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। पहला क्या है कि सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब हम क्या कह रहे हैं कि प्रावर्तक पृष्ठ के केंद्र पे, ठीक है, ये प्रावर्तक पृष्ठ है मेरा पूरा, इसका जो केंद्र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पोल, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे, ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव। ठीक है, पोल या ध्रुव दोनों में होगा, ये कॉनकेव में है, ये कॉन्वेक्स में है, यानी ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्या कहता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। कहता है कि सेंटर, ये जो है सेंटर, ये मैंने आपको बताया था वक्रता केंद्र कहलाएगा ये हिंदी में, कि जहाँ हम प्रकार रख के गोला खींचते हैं, ये स्फेरिकल जो मिरर है
मतलब गोलीय जो दर्पण है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्पीयर, यानी ये स्फेरिकल मिरर जो है ये हमारा किसका, एक गोले का भाग है, और इस गोले का जो सेंटर है वो हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग किससे, या इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या किससे डिनोट करेंगे, सी से। ठीक है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि परावर्तक जो पृष्ठ है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये परावर्तक पृष्ठ के ऊपर नहीं है, ये गोले का भाग है, इसीलिए हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी वक्रता केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस, अब यहाँ से हमें पता है कि ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हो गया ये पूरा। अगर हम देखें, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये इस पूरे का व्यास बोलते हैं, डायमीटर, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये गोले का भाग है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। किसकी रेडियस, रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर कौन सा है, ये हमारा, ठीक है, कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अब परावर्तक पृष्ठ किस गोले का भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये इस गोले का भाग है, इसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाया, इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, और आर सेंटर रेडियस। ठीक है, पोल परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ का बीच का भाग हमारा पोल कहलाता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, जिस गोले का भाग है उसका केंद्र हमारा क्या कहता है, वक्रता केंद्र, जिससे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और परावर्तक पृष्ठ और वक्रता केंद्र, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब एक बात और, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य एक्सिस किसे कहते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन, रे ऑफ लाइट, जो वो वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, और रेडियस वक्रता केंद्र, और पी पोल यानी त्रिज्या से, ध्रुव से होकर गुजरती है। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा हमारी क्या कहलाती है, ये वक्रता त्रिज्या, ये ध्रुव है, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर जो गुजरेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है वो है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ये कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, ये इसको हम अपर्चर बोलते हैं। यहाँ से लेके, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा, ये सीमा रेखा का व्यास, इसका पूरा ये कितना है, ये हमारा क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। इसको हम मान लीजिए MN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये हमारा MN क्या कहलाएगा, MN क्या कहलाएगा, हमारा अपर्चर। ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अब कुछ बातें और ध्यान रखनी है हमें इमेज फॉर्मेशन से, कि आगे हम इमेज कैसे बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो कहता है कि कोई भी दर्पण हो, ये ले लिया, मान लीजिए हमने ये लिया, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। एक लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कहता है कि कोई भी लाइन अगर वो मुख्य एक्सिस के समानांतर है, ठीक है, प्रकाश की कोई भी किरण अगर वो मुख्य एक्सिस के समानांतर है, समानांतर हो गई। ठीक है, मुख्य एक्सिस के समानांतर होके जब वो परावर्तक होगी, यहाँ पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, परावर्तक पृष्ठ के बाद टकराने के बाद जब परावर्तक हो जाएगी, तो जहाँ जिस पाथ से मुड़ के वो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरेगी वो हमारा क्या होगा, फोकस। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि कोई भी वेन एवर एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। और ये फोकस क्या होता है,
ठीक है। हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हम क्या लेते थे, हथेली पे जलाते थे, धूप में ऐसे रख के, स्केल होता था या कुछ और होता था, उससे हम एक फोकस करते थे कि भाई ये हो गया। जहाँ पे वो जलना स्टार्ट करता था, एक बिंदु सा बन जाता था, उसको हम फोकस बोलते थे। ये वही वाला फोकस है। कह क्या रहा है कि व्हेन एवर एनी रे ऑफ लाइट, जब भी कोई प्रकाश की किरण पैरेलल यानी समानांतर होगी मुख्य एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। पहला पॉइंट है ये, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी है ये फॉलो कर रही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। एंगल ऑफ आई, इसमें एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों बराबर हैं। ये अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही होगा, अभिलंब जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया तो नॉर्मल क्या करेगा, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, क्योंकि ये आ रही है तो आपतित कोण और ये जा रही है तो परावर्तित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण इसमें भी बराबर होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि ये दोनों दर्पण के लिए सेम होगा। अगर मैं दूसरे दर्पण की बात करूँ, ये मान लीजिए ये है बाहर वाला पृष्ठ हो गया, ठीक है, राइट ऐसे आएगी, ठीक है, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगी, इसमें ये टकराएगी नहीं, ये केवल प्रतीत होगी, ये तो कभी पास नहीं करेगी फोकस से, तो ये तो केवल प्रतीत होगी। तो प्रतीत होगी, प्रतीत होगी तो प्रतीत होगी, तो ये पास करती हुई प्रतीत होगी, कहाँ से, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। इसको हम क्या मानेंगे, एफ। और ये अगर हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो ये हमारा क्या होएगा, एंगल ऑफ आई, ये हमारा एंगल ऑफ आर, और ये एंगल ऑफ आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। आपतित कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होगा। पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा सेम इसका उल्टा, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम उल्टा है ये। कैसे, ये हमने, ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कहाँ से पास हो रही है, अब कहता है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो फोकस से गुजर रही है, ये फोकस है, अब ये वापस आ रही है, फोकस से गुजर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, मुख्य एक्सिस के। सेम है, पहले हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है, any ray of light which is comes parallel to the मुख्य axis, principal axis, after reflection passes through the focus। सेकेंड में हम वही उल्टा पढ़ रहे हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब फोकस से पास करती है तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, किसके, मुख्य एक्सिस के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो सेम बनेगा, इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ आई होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ आर होगा, ठीक है, जो बराबर हो जाएंगे। इस केस में भी सेम बनेगा, ठीक है। इस केस में कैसे सेम बनेगा, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे आती हुई प्रतीत हो रही है, ये आ रही है, ठीक है, आएगी तो टकरा के वापस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। लेकिन ये कहाँ से पास होती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। कहाँ से पास करती हुई प्रतीत होगी, फोकस से, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने सी मान लिया। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो एंगल ऑफ आई और ये एंगल ऑफ आर, ठीक है, ठीक है। दूसरा भी हो गया। तीसरा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कहता है कि कोई भी अगर ये हमारे पास अवतल दर्पण है और ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये सेंटर कर्वेचर सी है। ये कहता है कि कोई भी किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से जाएगी, तो वो जिस पाथ से आई है उसी में वापस चली जाएगी, यानी जिस रास्ते से आई है उसी से वापस चली जाएगी। सेम इसमें कोई भी रे अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई प्रतीत हो रही है तो वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी जिस पाथ में आई थी, ठीक है। ये ऐसे आई थी, ऐसे ही जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके वापस क्यों जा रही है, इसका रीज़न क्या है कि ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो ये किसकी तरह काम करती है,
अभिलंब यानी नॉर्मल की तरह काम करती है। अब नॉर्मल की तरह काम करती है तो नॉर्मल हमने देखा यहाँ भी जिस रास्ते से आ रहा था उसी से वापस जा रहा था, यानी जिस पाथ से आया उसी से वापस गया, जिस पाथ से आया उसी से वापस आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये प्रतीत हो रहा है जाता हुआ। ठीक है, इसीलिए ये भी ऐसे ही दिखाई देती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस से जाएगी। ठीक है, अब एंड में एक और दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, वो क्या दिया है कि अगर मान लीजिए ऐसे ड्रॉ किया हमने और ये आके इसके बीच से टकराए, मतलब पोल से टकराती है किरण, ऐसे आई पोल से टकराई, पोल से टकराई, तो ये क्या होगा, विलंब होगा, ये एंगल ऑफ आई बनेगा, ये आर, ये नॉर्मल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये आ रही है, ये आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने कि अभिलंब, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम, उसमें हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण जो परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये कहना चाहता है कि वो केवल प्लेन सरफेस के केस में नहीं होगा कि अगर समतल दर्पण है तो दर्पण चाहे गोलीय हो, ठीक है, चाहे दर्पण समतल हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, कि प्रकाश का परावर्तन का नियम सबके लिए। अगर यही केस हमारे पास यहाँ होता, इसमें भी ऐसा ही होता, सॉरी, ये अगर इस साइड से पेंटेड होता है, ये है इस तरह से, तो ये ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, ये एंगल ऑफ आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ और आपने अगर यहाँ से नोटिस की हो तो ध्यान देने वाली बात क्या थी कि जो कॉनकेव मिरर है यानी उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के केस में किरणें जो है टकरा के अंदर की साइड आ रही हैं, अंदर की साइड। ठीक है, ये जो अंदर की साइड आ रही है इसको हम लोग अभिकेंद्रित बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, किरण को क्या कर रहा है, केंद्र की साइड क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन अगर अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ से रेस टकरा के बाहर की साइड निकल रही है, बाहर की साइड जब निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारित। कि ये क्या कर रहा है, उसको अपसारित कर रहा है। ठीक है, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज, फैला रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की, वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे।